दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 अपडेट में। डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और इकोनॉमी से जुड़ी टॉप 10 खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर भारत में आए विदेशी अतिथियों की तरफ से सामने आ रही खबर से है। दरअसल पीएम मोदी की ओथ सेरेमनी में ये लोग भारत पहुंचे थे। कल सभी मंत्रियों को कैबिनेट पद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, लेकिन कैबिनेट पद मिलने से पहले ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना कार्यभार संभाल लिया था। वह कल मालदीव के प्रेसिडेंट से 1-to-1 मिले और दोनों देशों के रिलेशन के ऊपर चर्चा की। आपको बता दें, भारत और मालदीव के बीच रिश्ते पिछले कुछ महीनों से काफी ज्यादा खराब चल रहे थे। हमने कल देखा था कि डिनर के समय पीएम मोदी ने बकायदा मोहम्मद माइजू को अपने बराबर में भी बैठा रखा था। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने भी उनसे मुलाकात की और दोनों देशों के रिश्ते के ऊपर चर्चा की। भारत नहीं चाहता है कि मालदीव में चीन का प्रेजेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़े। यही कारण है कि भारत मालदीव से इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहा है। मालदीव के अलावा भारत के लिए एक और देश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वह है श्रीलंका और बांग्लादेश। बकायदा पीएम मोदी डिनर के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मुलाकात की। वहीं इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मुलाकात में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ उनकी बेटी भी मौजूद रही। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके बाद वही बांग्लादेश की पार्टी संभालेंगी। और बकायदा वे दोनों पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस के लीडर से भी मुलाकात की, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी शामिल थी। बता दें कि बांग्लादेश की पीएम के रिश्ते सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंदिरा गांधी की वजह से ही बांग्लादेश अलग होने में सफल हुआ था। और उन दिनों बकायदा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में भी काफी समय रही थी। यही कारण है कि दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत है। वहीं पर इन मुलाकात के बाद भारत ने एक और बात साबित कर दी है कि भारत की जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी है, भारत उसको ही आगे लेकर चलेगा। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बांग्लादेश और मालदीव कैसी अप्रोच अपनाते हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हाल ही में दोस्तों हमने देखा था कि भारत का एक्सपोर्ट 776 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जो कि ऑल टाइम हाई था। अभी नई सरकार बने 2 दिन भी नहीं हुए हैं कि एक और पॉजिटिव खबर भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पिछले 3 सालों में पहली बार भारत का जो करंट बैलेंस अकाउंट है, उसने सरप्लस बैलेंस शो किया है। पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में जो डाटा हमारे सामने Q3 में सामने आया था, उसमें हमें तकरीबन 10.5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला था। यह हमारी जीडीपी का 1.2% था, जो कि एक काफी बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट मतलब है कि हम अपना सामान तो बाहरी देशों को कम बेच रहे हैं और बाहर से ज्यादा सामान अपने देश में मंगा रहे हैं। ऐसा होने पर उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, यानी कि व्यापार घाटा। लेकिन दोस्तों अब जो 2024 का डाटा सामने आया है, उसमें ट्रेड डेफिसिट नहीं बल्कि ट्रेड सरप्लस हमें देखने को मिला है, और ये पूरे 6 बिलियन डॉलर का रहा है। यानी कि भारत ने अपने इस क्वार्टर में सामान को ज्यादा बाहरी देशों को भेजा है, बजाय कि बाहरी देशों से अपने देश में मंगाने के। और ये पिछले 3 सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। अब इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है, वह है कि हमारा मर्चेंटाइज ट्रेड हमारा काफी ज्यादा बढ़ा है। इसकी वजह से सरप्लस डाटा शो हो रहा है। बहरहाल दोस्तों इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों ब्रिक्स से सामने आ रही है। दरअसल फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग इस समय रशिया में होने जा रही है, जिसमें कई चौंकाने वाली अपडेट सामने आ रही है। पहला कि सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ब्रिक्स की समिट को अटेंड करने पहुंचे हैं। दूसरा यह है कि इसमें तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर को भी इनविटेशन भेजा गया है और पूरी उम्मीद है कि वह भी इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। वहीं इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग के लिए शायद रशिया ना जाए। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक भारतीय विदेश मंत्री के रशिया विजिट को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। या हो सकता है कि भारत इस मीटिंग को ऑनलाइन अटेंड करे। वहीं पर बात किया जाए इस मीटिंग के एजेंडा की, तो जिस तरह से सऊदी अरब के विदेश मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि सभी ब्रिक्स देश डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए एक ब्रिक्स करेंसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि सऊदी अरब से आने वाले तेल को सभी देश डॉलर की बजाय अलग करेंसी को बनाकर उसमें खरीदा जाए। बहरहाल इस ब्रिक्स मीटिंग से जो भी खबर निकलकर सामने आएगी, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाकर हाजिर हो जाएंगे। वैसे आपके हिसाब से क्या डॉलर की जगह एक अलग करेंसी अगर ब्रिक्स की बनाई जाती है, तो क्या भारत को इसकी मंजूरी दे देनी चाहिए या फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर NSSO के एक नए डाटा को लेकर सामने आई है। इस डाटा के अकॉर्डिंग 1999-2000 से 2022-2023 के बीच, यानी कि पिछले 22 सालों में जो अनाज का कंजप्शन है, यानी कि गेहूं, चावल, मक्का, इन सब की कंजप्शन में एक भारी गिरावट
दर्ज की गई है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम कंजप्शन की बात कर रहे हैं, न कि प्रोड्यूस की। यानी कि जो घरों में पहले 1999 से 2000 के बीच अनाज का इस्तेमाल होता था, अब वह कम हो गया है। अब इसके पीछे कारण की बात करें तो ये गिरावट शहर और गांव दोनों जगह देखा गया है। यानी कि लोग अनाज के ऊपर कम खर्च कर रहे हैं। अब इसके पीछे का जो मेन कारण बताया जा रहा है वह यह है कि लोग अब ज्यादा से ज्यादा अपने खान पीन में प्रोटीन वगैरह को ऐड कर रहे हैं, वेजिटेबल वगैरह को भी इसमें ऐड किया जा रहा है। साथ ही भारत में गरीबी 1999 से 2000 तक जितनी थी उतनी अब नहीं है, इसीलिए लोग ज्यादातर अनाज के ऊपर कम पैसा खर्च कर रहे हैं। अब दोस्तों, एनएसएसओ के इस डाटा से आप एग्री करते हैं या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर अमेरिका की तरफ से सामने आ रही है, जहां पर भारत की एक बड़ी डिमांड को अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल हाल फिलहाल में हमने ये देखा है कि MQ-9B ड्रोन को लेकर कई सारी रिपोर्ट वर्ल्ड मीडिया और साथ ही इंडियन मीडिया की तरफ से पेश की गई थी, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस और हाल ही में हूतियों के द्वारा शूट किए जाने के ऊपर चिंता जाहिर की गई थी। जिसके बाद बताया जाता है कि भारत ने 100 एवेंजर स्टेल्थ ड्रोन को अमेरिका से खरीदने की इच्छा जाहिर की थी, जिसे अमेरिका ने देने से साफ मना कर दिया था। हालांकि दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ट्रंप की सरकार थी तो उन्होंने इसकी परमिशन दे दी थी, लेकिन अब बाइडेन सरकार ने इससे इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि भारत 31 MQ-9 ड्रोन खरीदना चाहता है, लेकिन अभी इस पर फाइनल डील नहीं हुई है। यही कारण है कि भारत की तरफ से ये स्टेल्थ ड्रोन की डिमांड की गई थी, जिसे अमेरिका ने नहीं मानी है। हालांकि इसके पीछे का जो मेन कारण बताया जा रहा है वह यह है कि भारत इसकी पूरी टेक्नोलॉजी चाहता था और इसको लोकल अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन मांग रहा था, जो कि वैलिड भी है, क्योंकि भारत 100 ड्रोन की एक मेगा डील अमेरिका से कर रहा था, लेकिन अमेरिका नहीं माना। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर भी डिफेंस सेक्टर से ही निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत P-76 सबमरीन के लिए, जो कि 12 की संख्या में बनाई जाएगी और ये अटैक इलेक्ट्रिक डीजल सबमरीन होने वाली है। अब इस सबमरीन के इंजन के लिए भारत प्राइवेट सेक्टर कंपनियों से बातचीत कर रही है। साथ ही लाइसेंस के तहत जर्मन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के तहत इन इंजन को बनाया जाए, इस पर बातचीत इस समय चल रही है। भारत जो भी डिफेंस डील कर रहा है वह सब कोलैबोरेशन के तहत और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत कर रहा है, जिससे भारत आत्मनिर्भर आगे चलकर इन क्षेत्र में हो सके। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर भी डिफेंस सेक्टर से ही जुड़ी हुई है। दरअसल भारत ने ब्राजील के साथ T4 राइफल मैन्युफैक्चरिंग की डील साइन की थी, जिसमें भारत की कंपनी और ब्राजील की कंपनी साथ मिलकर इसको बना रही थी। और अब खबर सामने आ रही है कि इसका ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। इसकी टेस्टिंग के बाद इसे भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। भारत इंडियन आर्मी को तकरीबन 4.25 कार्बाइंस इसके परीक्षण के बाद सौंपेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ और ये खबर पेपर लीक से जुड़ी हुई है। कल हमने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, जो नीट एग्जाम फ्रॉड हुआ था उसके ऊपर, और ये भारत के लिए काफी सीरियस प्रॉब्लम है। अब इस पर यूपी सरकार की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया गया है कि हम अब इसके ऊपर और भी ज्यादा सख्ती करने वाले हैं। बाकायदा एग्जाम सेंटर में CCTV कैमरेज लगाए जाएंगे और नया कानून भी इसके ऊपर बनाया जाएगा। ये एक अच्छी पहल है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। वहीं पर यही सब बड़े कदम अन्य स्टेट की गवर्नमेंट को भी उठाना चाहिए, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। इस विषय के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। दरअसल आपको याद होगा कि हाल ही में ऑल आइज ऑन राफा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, जिसमें इजराइल द्वारा जो मिसाइल अटैक आम लोगों पर हुआ था उसको लेकर ये पूरा कैंपेन चलाया गया था, जिसमें भाड़े के बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस ने भी भाग लिया था। लेकिन जब वैष्णो देवी जा रही बस में आतंकवादियों ने हमला किया और सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रईसी ट्रेंड करने लगा, तो इंस्टाग्राम पर इस हैशटैग को ही ब्लॉक कर दिया गया। इसके अलावा यूट्यूब ने भी जो लोग इस पर कम्युनिटी में पोस्ट कर रहे थे उनके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन भेजकर उस पोस्ट को डिलीट कर दिया, जो कि दिखाता है कि किस तरह से सोशल मीडिया नैरेटिव सेट करता है और इस मामले को ट्रेंड करने से रोका जा रहा है। लेकिन उन सब के बावजूद तकरीबन ट्विटर पर 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस हैशटैग का यूज किया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से ये सोशल मीडिया इस तरह की चीजों पर रोक लगाता है, ये अपने आप में दिखाता है कि जब हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। बहरहाल ऑल आइज ऑन जम्मू कश्मीर और ऑल आइज ऑन रईसी ट्रेंड करने से ये सोशल मीडिया हमें नहीं रोक पाएगा। साथ ही जब तक उन सभी आतंकवादियों को मार नहीं गिराया जाता और भारत की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता, तब तक सोशल मीडिया द्वारा इस तरह का प्रेशर सरकार के ऊपर भी हम लोग जरूर बनाएंगे। आप लोग भी अपने सोशल मीडिया पर और कमेंट बॉक्स में ऑल आइज ऑन रईसी और ऑल आइज ऑन
जम्मू कश्मीर जरूर लिखिएगा। साथ ही जब इस तरह की वीडियो हम लोग डालते हैं तो उसकी रीच को भी यूट्यूब कम कर देता है और लोगों तक पहुंचने से रोका जाता है। ऐसे में अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे तो हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कल के टॉप 3 कमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।